कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इनका जवाब नहीं सर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट ऐसी जगह पे अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, मतलब अधिकता होती है, और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए ये अटैकिंग रेजेंट कहलाते हैं दोनों ही, बिना इनके कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। मैं तो इनके जानकारी के लिए जो आपको सबसे अच्छी चीज याद रखनी है वो ये कि कैटाइंस जो होते हैं, धनायन जो होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये दो बातें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन का नाम बताया कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। मैंने हिंदी में समझ लें, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया दी गई हो तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आक्रमण करे, मतलब नाम में पहला जो अक्षर है वही आक्रमणकारी बन जाएगा। मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो समझ लेना चाहिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो नाभिक स्नेही पहले अटैक करेगा। ये है केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात। अब मैं दो तीन बातें आपको और बताकर फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरफ बढ़ूंगा। आज का टॉपिक मेरा बहुत शानदार भी है, काम का भी है। अब मैं लगातार बहुत काम की बातें आप तक शेयर करूंगा, पूरी केमिस्ट्री, जिससे आप समझ जाएं कि केमिस्ट्री इतनी इजी होते हुए भी हमारी अब तक पकड़ से बाहर थी। अब क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों स्ट्रेन ले रहे हो, अपने ऊपर थोड़ा सा दबाव बना रहे हो, तो ये काम आसान होता नजर आ रहा है। और यदि आप घर पे पढ़ना बंद कर दें और मैं ही जितना पढ़ा सकूं, जितनी ताकत लगा सकूं, जितनी ऊर्जा लगा सकूं, जितनी एनर्जी से वेस्ट कर सकूं, या जितना उत्साह से मैं आपको पढ़ाता हूं, उतना मेरा उत्साह सब बेकार हो जाएगा यदि आपने रिप्लेसमेंट में स्टडी नहीं की। आपको घर पे पढ़े हुए टॉपिक को पढ़ना है और उनका अभ्यास करना है, और उन पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कॉपी आपके इसमें सीट में दी गई है, उसके हिसाब से देखना है, करना है, तब मुझे खुशी होगी। राजस्थानी यूनिवर्सिटी के मेरे एक सीनियर थे, RN मिश्रा साहब, बहुत लंबे समय की बात, तो वो हमेशा बताया करते थे कि जो स्टूडेंट अपने बचपन में मेहनत कर लेता है, उसको फ्यूचर में कम मेहनत करनी पड़ती है। कम मेहनत, ज्यादा कमाई। और जो बच्चे पढ़ाई की अहमियत नहीं समझते, जो स्टडी को वेटेज नहीं देते और जबरदस्त सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, विश करते रहते हैं, मोबाइल पे टाइम खर्च करते रहते हैं, फिर समझ लेना चाहिए कि इन द फ्यूचर वो बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं ये कहते हुए शर्म भी नहीं कर रहा हूं कि गधे की तरह जीवन जीते हैं।
आप बेलदार देखिए, बेलदार पूरे दिन आपके घर जब मकान बनता है तो बोझा ढोता है, और वो ही नहीं ढोता, अपने पूरे परिवार को फैमिली सहित आता है, बच्चों सहित आ जाता है। बच्चे धूप में ताप में सोते रहते हैं और वो आपका बोझा ढोता रहता है। कभी ईंट ले जा रहा है, कभी पत्थर ले जा रहा है, कभी बजरी ले जा रहा है, कभी सीमेंट ले जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब उसके जीवन को देखिएगा तो वो एक बात आपसे शेयर करेगा कि बोले साहब आप ये काम क्या क्यों करते हो, कोई और काम कर लो। तो ये कि उसके अंदर एक तमस पैदा होती रहती है, एक जो काम नहीं कर पाया था जीवन में। बोले साहब आज मैं पढ़ लिख लेता और समय पे अपनी सारी काम पूरा कर लेता तो जीवन में मुझे ये काम आज नहीं करना पड़ता। आज मैं परिवार सहित और बुढ़ापे तक यही काम करूंगा अगर मेरे। और देखो आप, कई बार ठेकेदार की गलतियों से छत गिर जाती है, दीवारें गिर जाती हैं और बेचारा वो गरीब जो है ना दब जाता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, कमाई करने का साधन नहीं बचता। बताओ कैसे जीवन यापन होगा। ऐसे ही लोग फिर अंत में रेलवे स्टेशन पे आप देखते हो, किसी की दो टांग नहीं है, किसी की एक टांग है, किसी कोई भिखारी बन के बैठा है, कुछ करके बैठा है। जीवन बड़ा कठिन चीज है। इसलिए प्यारे मित्रों, आज मैंने आपको ये शिक्षा देना चाहिए कि इस समय आराम करने का समय नहीं है। आपका डॉक्टर और कुशल इंजीनियर बनना तय है, तय। आपको स्ट्रेस लेना है, स्ट्रेस इतना लेना है कि जबरदस्त मेहनत करके अपने टीचर्स को बता देना है कि तुम मेहनती थे, तुम मेहनती हो, आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेरा ये मोटिवेशन इस बात से संबंध रखता है कि कहीं आप में लेजीनेस नहीं आ जाए, कहीं आप में इनएक्टिवनेस नहीं आ जाए, कहीं आप में किसी प्रकार की कोई कमी और दुर्गुण नहीं पनपने लगे। अपना जो काम करना था वो हम कर तो रहे हैं। हमारा बचपन केवल पढ़ाई के लिए बना है। वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडी। अदर काम तो बेकार हैं, फालतू। बहुत ज्यादा सोना भी, अब मान लो आज 14 घंटे सो रहे हैं, दिन में भी सो गए, रात में भी सो गए, है कि नहीं। और फिर टीचर ने कहा कि भाई ये काम किया, ये काम किया, ये काम नहीं किया। क्योंकि कल मुझे थोड़ा निराशा हाथ लगी। मैं पिछले कई दिनों से आपको सवाल करने के लिए कह रहा था, कल मुझे हार के ये भी कहना पड़ गया कि चलो तुम वो क्वेश्चन पूछ लो जो आपको नहीं आते हैं या नहीं आने की संभावना है। ऐसा इसलिए कहा कि मुझे क्वेश्चन पूछने वालों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं दिखा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मेरे सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए माता पिता और गुरु के लिए बच्चे बहुत ज्यादा स्नेही होते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार जितना भी मिलता है इन तीनों का मिल सकता है। तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके प्रति हमारा हृदय अत्यंत शॉक्ड होता है। उसका कारण यही है, हम उनकी हर डाउट में, हर परेशानी में उनका साथ देना चाहते हैं, भरपूर साथ देना चाहते हैं। ये क्वालिटी अपने अंदर विकसित कर लें कि हमें अपने टीचर्स का सपोर्ट मैक्सिमम चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, बड़े बूढ़े इस बात को कहते हैं कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी तो ली जाती है। आप जिम्मेदार बनेंगे, किसके जिम्मेदार बनेंगे? आप स्वयं अपने जिम्मेदार बनिए। हमारी जिम्मेदारी हमारे क्वेश्चन पूरा करना, थ्योरी पढ़ना, उन चीजों को समझना,
जो चीज समझ में नहीं आई उन पर टिक लगा के रखना, समय के मुताबिक उनको टीचर्स से सॉल्व कराना, ये सारी चीजें हमारे हित और कल्याण के लिए बनी है। तो आज से इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और कल जहां मैं आपसे छोड़ गया था उसी धारा में आपको बहा के ले जा रहा हूं और इस ज्ञान की सरिता के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर कर कल की बातें बताना चाहता हूं। ये है कल का आपका टॉपिक 18 मई, अब 19 मई। चलिए ये देखिए यहां पर लास्ट टॉपिक क्या था? This was examples of nucleophile. All the negatively charged species are called as nucleophiles. I gave different examples. Example number second, nucleophiles may be neutral. जिन जिन के पास जो एग्जाम्पल आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हैं, जो दिए गए हैं, उन सभी में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद है। लॉन पेयर एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या ये लॉन पेयर ही दूसरी जगह अटैक करेगा। मैंने एक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है जो दिखाई नहीं देती होती है कि भैया एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनमें ना लॉन पेयर दिखाई दे रहा है ना नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। मैंने यहां पर दोबारा से लिख दिया है न्यूक्लियोफाइल्स। बेटा अब मैं जो हेडिंग डालने वाला हूं उसको देखिए, समझिए आप ध्यान से। एक बड़ी चीज थी एमबी फाइल्स। तीसरा पॉइंट है सर, लगे हाथ, इसको भी समझ लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो क्वेश्चन के बारे में पूछा था क्या? अलग अलग शीट के अलग अलग क्वेश्चन हो रखे हैं ना, इंग्लिश हिंदी। हाँ मैंने सर पीआर सर से पूछा था बेटा। पीआर सर से मैंने सुनील पूछ करके वो उनको जो है ना उन्होंने कहा कि भाई मैं देखूंगा। अभी तो क्या है, जो सीट मैंने डिलीवर कर दी है, वैसे तो सिस्टमेटिक डिलीवर किए हैं, लेकिन कोई अगर कोई ऐसा हो गया है तो मैं बाद में उनको रिप्लेस कर दूंगा। अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हैंड टू हैंड। तो आप क्या है कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो पेस्ट करके बता दिया करूंगा, या फिर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया करूंगा कर की तरह। एमबी फाइल्स क्या होते हैं? देखो, स्पीसीज विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल।
मतलब कुल मिला के ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है और न्यूक्लियोफिल सेंटर भी होता है, बस उनका नाम आर नोन एज MB5। अब इनके एग्जाम्पल, ये ज्यादातर क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड होते हैं, पाई बॉन्ड वाले होते हैं। इनके पास पाई बॉन्ड हुआ। अब क्या करते हैं वो समझो। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया, एग्जाम्पल को समझे। जैसे बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर ये कार्बन कार्बन एक पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ पुश कर देता है, या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन का पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ आ जाता है, तो इसकी ये सिचुएशन बन जाती है, RC डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखना यह है कि ये जो पार्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी सिचुएशन जहां जहां आपको दिखाई देगी वे सब MB फाइल्स कहलाते हैं। दिस इज द अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। एक वर्ड है तीसरा, चौथा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से क्या मतलब है वो समझिए। स्पीसीज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन डोनर साइट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन देने वाले दो परमाणु होंगे। दो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, एटम्स। उसके लिए मैंने आपको बताया
पहला एग्जाम्पल, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, समय आने पर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है अपना, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लोन मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। लेकिन याद आपको ये रखना है कि एक बार में एक ही देगा। बोथ atoms have the ability to donate its lone pair, बट एक बार में एक ही देगा, वो समझो। ये तुम्हें कितनी बढ़िया चीज बताने जा रहा है कि मान लीजिए कई बार एक आर है प्लस, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया। अब ये दो कंपाउंड इस तरह बन सकते हैं समय आने पर अटैक करने वाले के आधार। अगर ये आर इस पे अटैक करता है तो आरएनसी बनता है, मतलब आरसीएन। और यदि आर नाइट्रोजन पे अटैक कर दे यहां पर, तो ये बन जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। एक साइनाइड बना, एक आइसोसाइनाइड बना। अब मैं आपको आपकी पढ़ी लिखी पुरानी 11th-12th की बात याद दिलवाता हूं। आर एक्स पर जब NaCN की रिएक्शन होती थी, तो एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये आर जो है ना वो तत्काल यहां से यहां गया और इस पे अटैक कर दिया, आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था। लेकिन यदि सेकंड रिएक्शन ले, AgCN आ जाए, तो यहां पर RNC बनेगा। ऐसा किस लिए है ये देखो, प्लस और माइनस, ये देखो आप कि AgCN में ये जो बॉन्ड है कोवलेंट है, और ये कोवलेंट बॉन्ड अब यहां पर अटैक नहीं करेगा। अब लॉन पेयर, ये जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर था उस पर अटैक करता उल्टा। तो कोवलेंट में ऐसा होता था। आपको याद आ रहा होगा, ये आपने कहीं रिएक्शन पढ़ी है, सुनी? चलो याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। इसमें पढ़िए सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब एक बात और समझे, ऐसे ही एक NO ON डबल बॉन्ड O,
ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर, एटम्स। मैंने आपसे कहा कि आर अगर पॉजिटिव चार्ज है आर, मैंने कहा ये ओ एन डबल बॉन्ड ओ से पर अटैक करता है। अगर ये जो आर है आपका ऑक्सीजन पे अटैक कर दे तो आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और यदि ये नाइट्रोजन पे अटैक कर दे तो आर एन डबल बॉन्ड ओ और ये एरो बन जाएगा। ये एल्काइल नाइट्राइट कहलाता है। दिस इज नोन एज नाइट्रो एल्केन। दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया। अब यही रिएक्शन एग्जाम में ऐसे पूछी जा रही है, एल्काइल हैलाइड पर के ओ एन डबल बॉन्ड ओ प्लस और माइनस, ये आयनिक कंपाउंड बनने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगी। आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ बन गया। एल्काइल हैलाइड पर अगर एजी आ जाए, एजी, फिर यहां बॉन्ड आ जाएगा ये। इसका मतलब है बड़ा साफ हुआ कि आर यहां पर ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, यहां प्लस और ये माइनस, तो इस जगह जो है ना वो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा लोन पेयर। ये बॉन्ड एजी जहां लगा हुआ है ऑक्सीजन से, ये टूटेगा ही नहीं। तो क्या बना बेटा बताओ? आर एन NO2 एनओ एजीएस, ये आपका कोवलेंट। ये चार रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री की भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एजी के साथ आप उल्टा एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन बन जाता है। तो ये दोनों मैंने आपको इसलिए बताई कि ये आपको कंफ्यूज करते बहुत जगह, और यहां से मैंने आपको पार निकाल दिया। अब प्रश्न उठता है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, और दोनों ही बताऊंगा मैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बताऊंगा और बेसिसिटी भी बताऊंगा। बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू एनी। अब मैं दोनों की डेफिनेशन की तरफ चढ़ रहा हूं और बहुत छोटी छोटी बातें बताऊं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू ओनली proton is known as
बेसिसिटी मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी नहीं लिखी मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू ओनली प्रोटॉन, ये कहलाता है क्या, बेसिसिटी। लेकिन अब मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू ओनली अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन के अलावा किसी अन्य को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू एनी अदर एटम्स except proton is known as nucleophilicity. अब आपके समझ में आ गई, हिंदी वाले बच्चे समझ लें कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दान करना क्षारकता कहलाता है। इसको नाभिक स्नेहता भी कहते हैं, नाभिक स्नेहता। और इसका नाम क्षारकता है। तो हिंदी वाला कोई बच्चा समझा सकता है कि ये दोनों का क्या मतलब हो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए। और क्योंकि ऑर्गेनिक की तो अंग्रेजी हिंदी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। खुशबू कौन है अपने यहाँ हिंदी मीडियम में, नाम बताएं। सर सुनील, नितिन, योगिता, भारती। हाँ सुनील, योगिता कहाँ है, आती है क्लास में? यस सर। हाँ योगिता, तो चुप क्यों बैठी हो योगिता, है ना, आई विल बी प्राउड ऑफ यू। हाँ तो मुझे बताओ कि पहली लाइन का क्या मतलब है अंग्रेजी में जो लिखी है। सर जब कोई अभिकर्मक केवल प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन दान करे, इसके अलावा किसी भी अन्य अन्य उसको एटम को दान नहीं करे, तो वो इसकी क्षारकता कहलाती है। मतलब कि केवल प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन दे सके। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने योगिता। सुनील आपके समझ में आ गई बेटा? यस सर। गुड। अब मैं और गहराई में जाते हुए आपसे बात करता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को कैसे देखेंगे। ये देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पहचानना। तो वो पहचानना मैं आपको बता देता हूं। पहचानने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें, कुछ खास चीजें आप तक पहुंचानी है। जैसे कुछ फॉर्मूले मैं दूंगा, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो समझना। फिर इन फॉर्मूलों को समझाऊंगा मैं कहां कहां यूज होते हैं। नंबर 1, NU न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज बढ़ने पर बढ़ती है और ये ग्रुप में होता है। माने वर्ग में।
इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे आप तो नाभिक स्नेहता बढ़ती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये आपके सामने, अब आप मुझे बताओ साइज किसका बड़ा है? आयोडाइड मैक्सिमम, मैक्सिमम साइज, फ्लोराइड का स्मॉल मिनिमम। साइज, और अब देखिएगा, जब हमने ये देख लिया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आयोडाइड, Cl माइनस, नहीं, ब्रोमाइड है ना? और ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन। काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। क्या ये बात याद रहेगी आपको? यस सर। यस सर। अब इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं जो चीज समझ लो आप, कि बेसिसिटी बी, जो बेसिसिटी है वो इसका उल्टा होती है। अब यहां पर साइज छोटा होने पर बेसिसिटी बढ़ेगी, तो तुम मुझे बता दो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना चाहिए? फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। F माइनस सी है, वेरी गुड वेरी गुड। Br माइनस और I कम बेसिक, ये दोनों आपके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में काम आने वाली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। मैं एक नोट आपको कभी कभी बता देता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में यूनिक बात तो है, परंतु पानी के अंदर है ये एक्वस मीडिया। एक्वस कहते हैं जल के अंदर, या मैं ये कह देता हूं एक नाम है छोटा सा, अगर याद रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी में, PS, P फॉर पोलर माने ध्रुवीय, प्रोटिक माने प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन डोनर, S माने सॉल्वेंट। मतलब जैसे पानी है, एल्कोहल है, एक्सेट्रा, इनके अंदर ये कांस्टेंट रहता है। अगर ये नहीं हो, पोलर नहीं हो, तो फिर आपका जो है ना ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अगर वो एक्वस मीडिया नहीं है, जलीय माध्यम नहीं है, तो ये जानकारी मैंने आपको साथ दे दी है ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। पीपीएस का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, पोलर माने ध्रुवीय, प्रोटिक माने प्रोटिक होता है, प्रोटिक माने प्रोटॉन देने वाला,
और ये विलायक। यस, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। अच्छा बेटा, अगर मान लो मैंने आपसे एक एग्जाम्पल पूछा कि भाई RO नेगेटिव और RS नेगेटिव में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल किस, कौन सा अच्छा है? सर एस वाला। RS। बिल्कुल सही जगह, परफेक्ट आंसर, एस वाला। क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है, ठीक है ना। तो साइज इसका एस का बड़ा है, और बड़े साइज वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आती है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर ये बेसिसिटी में पूछ लेता आपको तो ये उल्टा हो जाता। ये बेसिसिटी। इसी तरह से अगर OH माइनस और SH माइनस में पूछे तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है? SH वाला। और OH माइनस इज ग्रेटर देन SH, तो ये बेसिसिटी B है। ये अपने आप में अद्वितीय बात है, कमाल की बात। अब मैंने आपसे आगे बढ़ने की उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं कि पीरियड ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या बेसिसिटी ग्रुप में क्या होती है और उसमें क्या होती है। दूसरा फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। यस मेरे बच्चों, एक शब्द है न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN, और ये आपका पीरियड में देखते हैं। ये है वर्ग में, आवर्त में। हाँ आवर्त में, सॉरी। अब देखिए, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें होता ही है, हाइड्रोजन के साथ जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो ये CH4, ये अमोनिया, ये H2 और ये HF। इसमें से एक एक प्रोटॉन माइनस कर दें तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। प्रोटॉन माइनस कर दिया। अब बेटा प्रोटॉन माइनस कर दिया तो इनकी विद्युत ऋणता बताना किसकी ज्यादा हुई? CH3 की होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। नहीं नहीं, फ्लोरीन की ज्यादा है बेटा। फ्लोरीन। हाँ, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। नेहा, ऐसे क्या है?
तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और फ्लोरीन की तो सबसे भी ज्यादा होती है पूरी केमिस्ट्री। अब आप मुझे बताओ कि मैंने यहां ये फॉर्मूला क्या लिखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर नाभिक स्नेहता न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, और यही फॉर्मूला बेसिसिटी पर भी लागू होता है। CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल, बेसिसिटी पर भी यही फॉर्मूला लगता है, सेम। और ये आवर्त में, पीरियड में। आज तुम्हें अपने आप आंसर आया कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है, पहला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये। बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों कम होते हैं। ये मैं और आपको तीसरी बात बताते हुए लिख देता हूं। द न्यूक्लियोफिलिसिटी and basicity both decreases from left to right. In a period, पीरियड में दोनों के दोनों कम हो जाती है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल इनके नीचे वाला देता हूं, कार्बन के नीचे आता है S, सिलिकॉन Si, H3 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस PH2, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर तो SH, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। इनका बेसिसिटी ऑर्डर और इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, मैंने दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो बाएं से दाएं जाने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में दोनों की वैल्यू कम हो जाती है। अब तीसरा फॉर्मूला सुन लें आप। तीसरा अपने आप में यह है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ने से कम हो जाती। त्रिविम विन्यासी बाधा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बड़ा साफ है कि CH3O नेगेटिव और CH3C ये आपका नेगेटिव। मैं बताऊं, और याद रखिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़ती है।
बेसिसिटी बढ़ती। तो जो अटैकिंग एजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक करना पड़ता है। तो जो बल्कि है, जो बड़ा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि इसमें SHE मौजूद है, त्रिविम विन्यासी बाधा है। SHE को त्रिविम विन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट कहते हैं। ये ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का है, लेकिन अगर इसी ऑर्डर को ऐसे लिख दिया जाए, नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिख दिया जाए कि ये, तो फिर ये बेसिसिटी का ऑर्डर आ, तृतीयक ब्यूटॉक्साइड कहते हैं। तो इसका मतलब है त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ने पर नाभिक स्नेहता कम हो जाती है और क्षारकता घट जाती है, तो वो बढ़ जाती है। तो मैं यहां पर शब्दों में लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग steric hindrance effect, the basicity increases, whereas nucleophilicity decreases. आगे चलेंगे नंबर 1 पर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके ऐसे भी देना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं अगर एटम पर सेम वो ग्रुप हो, क्या नाम है, मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज सेम एटम पर मौजूद हो तो फिर कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर थ्योरी लेनी पड़ेगी, CABP थ्योरी। CABP थ्योरी क्या है बेटा, इसका फुल नाम देखो, सी कंजुगेटेड पेयर थ्योरी। संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। संयुग्मी अम्ल और क्षार क्या होता है सुन लीजिए, एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड एक ही है, HCl। अगर मैं इससे एक प्रोटॉन निकाल देता हूं तो Cl माइनस हो गया। तो आज से हम समझेंगे कि संयुग्मी अम्ल या कंजुगेटेड एसिड Ca कहलाता है, एसिड। कौन सी चीज है का नाम है, बोले प्रोटॉन डोनर स्पीसीज। बेटा प्रोटॉन डोनर स्पीसीज हमेशा कंजुगेटेड एसिड। इसलिए कंजुगेटेड एसिड यहां कौन सा हुआ, पहले वाले में HCl हुआ, क्योंकि ये डोनर बना। एक बात हो गई।
अब मैं दूसरी बात, CB कंजुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार, ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये CB आ गया। जहां जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसमें प्रोटॉन गेन करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है नेहा, इसलिए इसका नाम एक का एसिड होता है और एक का बेस होता है। अब सुन लीजिए, जिस कंपाउंड का कंजुगेटेड एसिड अगर स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेटेड बेस पक्का वीक होगा, और यदि उल्टा हो जाए, कंजुगेटेड एस यदि वीक है तो कंजुगेटेड बेस हमेशा स्ट्रांग होगा। ये 4 बातों नहीं, ये 2 बातें बताई है मैंने, और इन पर आपका ध्यान नहीं गया तो ये काम खराब हो जाए। बस यही है महत्वपूर्ण बात। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, और ये बता के देता हूं, समझा के देता हूं। जैसे सपोज करो आपके सामने CH4 अमोनिया, H2O और HF। कोई मुझसे पूछता है कि भाई एसिडिक नेचर बताओ, तो मैं जानता हूं कि जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हाइड्राइड जितने भी होते हैं उनकी एसिडिक नेचर हमेशा बढ़ती है। तो ये है एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ के माने एसिडिक स्ट्रेंथ। लो साहब, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सब एसिड, लेकिन एक वीक है। अब मैंने दूसरा लिखा ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ कंजुगेटेड एसिड का हुआ। अब ऑर्डर ऑफ कंजुगेटेड बेस लिखता हूं। बताओ बेटा, इसका बेस कौन सा होगा पहले वाले का? H हटा दिया, प्रोटॉन तो हटाना पड़ेगा, तो ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा इसका। इससे हटाओ इसका OH माइनस और F माइनस, और ये जो है ना, ये आगे आ गया आपका क्या, KB का ऑर्डर। अब तुम्हें ये समझ में आ गई कि वीक एसिड था इसलिए क्या था ये सब। अगर ये वीक एसिड है तो इसका ये बना, इसका ये बना, और इसका ये बना, और इसका ये बना, स्ट्रॉन्ग का वीक बना। अब ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक बेस। यस, वीक बेस। अब मैं दोबारा से आपको ऊपर ले जाता हूं कि कंजुगेटेड एसिड अगर आपको दिए गए हैं कई, तो आप उनको एक सिस्टम में जमाएं एसिडिक स्ट्रेंथ के रूप में, और जब आप स्ट्रेंथ के रूप में जमा लेंगे तो फिर उसका बेस लिखेंगे प्रोटॉन हटाकर, तो फिर आपका उल्टा ऑर्डर आएगा, जैसे मैंने यहां किया है।
अब ये जो है ना अपने आप में बहुत यूनिक बात समझ में आ गई। और मैंने अभी अभी आपको बेस का ये जो ऑर्डर लिखा है ये 2 मिनट पहले भी लिखा था, और नहीं तो आपको ले चलता हूं कहाँ लिखा था बताओ। ये बेस का ऑर्डर है CST माइनस सबसे बेग, और AC की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी। में लिखा था। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का यही ऑर्डर है। द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both decreases from left to right in a group. अब आप मुझे इसका सहारा लेते हुए बताना, इसका आधार लेते हुए बताना कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि भाई एक तो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH O माइनस, एक है SO3 माइनस, और एक है आपका फिनॉल O माइनस, एक है C2H5 O माइनस। बोले साहब इनको बेसिसिटी के ऑर्डर में लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में लिखो, ये लिखना है। तो कैसे पहचानेंगे इनकी बेसिसिटी क्या होगी? तो कुछ नहीं करना अपन को, इसका आंसर देते समय इनके एसिड बनाओ सबसे पहले। बना लिए, ये CH3 SO3H फिनॉल इथाइल अल्कोहल। अब इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के रूप में लिखो कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एसिड। सबसे पहला बताओ कौन सा हुआ? एसिड जो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। फिर COOH वाले अम्ल होते हैं, फिर फिनॉल अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण अम्लीय होता है। एल्कोहल बहुत कम एसिडिक होते हैं। बेटा ये आ गया आपका Ka का ऑर्डर। अब आप बेसिसिटी का इनके लिए उल्टा लिखो जल्दी। CH3 SO3 माइनस, ये कंजुगेटेड बेस हो गया। अब मैंने यहां लिख दिया है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ कंजुगेटेड बेस। ये Kb का ऑर्डर, और जो इनका कंजुगेटेड बेस का ऑर्डर है तो वही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। अर्थात यहां पर सेम कार्बन पर, सेम एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके लिए हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी है और यही इनका बेसिसिटी ऑर्डर। तो
ये थोड़ा बात मैंने आपको समझाई है, और आज क्या पढ़ा है आपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आपको डाउट हो वो मुझे बता देना। एम्बिडेंट नहीं, यहां से है एमबी फाइल्स। हाँ सुनील, एमबी फाइल्स क्या होते हैं? वो स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं व नाभिक नहीं दोनों हो। दोनों, बहुत सुंदर, गुड। हाँ वही खुशबू, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? सर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, उनको बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें डोनर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, खुशहाल आप बताओ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे और बेसिसिटी को कैसे? खुशहाल सो गए क्या? अब ये चक्कर है, क्लास ज्वाइन करके सो जाते हैं, कितना ही प्रवचन दे लो। मतलब ये इतना फायदा हो जाता है ऑनलाइन से, और कोई फायदा नहीं है बच्चे को। चलो योग्यता आप ही बताओ बेटा। सर प्रोटॉन के अलावा किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। बस ठीक है। भारती आप बताओ सेकंड वाला। यस सर। भारती आप बताओ दोनों को, नाभिक न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है यहाँ? आप सर जो जो लिख रहा है यहाँ पर, हाँ बोलो बोलो। भारती आवाज खत्म हो गई क्या? नहीं सर। हाँ तो जो सामने लिख रहा है उसको पढ़ भी नहीं सकती क्या? नहीं सर, पढ़ सकती हूँ ना। पढ़ो, पढ़ के बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू ओनली H प्लस इज नोन एज बेसिसिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बता दो आप। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सिर्फ है ना H प्लस को ही डोनेट कर सकता है, मतलब। ठीक है, ठीक है ना। मतलब किसी ग्रुप जो है ना अपने प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो हाँ बेसिसिटी कहलाएगी, और प्रोटॉन के अलावा किसी अन्य को डोनेट करे तो फिर क्या? वो जो है ना ये। चलिए, अब इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया, ईश्वर आपका साथ दे, सर है कि नहीं? और हाँ बेटा बोलो। जो सर आपने अभी लास्ट में समझाया था ना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर, वो हमें समझ में नहीं हाँ आया। हाँ वो जो ये वाला, हाँ, ये जो बताया ना आपने कि SO3H की ज्यादा होती है और COH की उससे कम। तो आपको ये पता है कि SO3H सल्फोनिक एसिड होते हैं। यस सर। सल्फोनिक एसिड जो है ना वो H2SO4 से बनते हैं, और H2SO4 किंग ऑफ द एसिड कहलाता है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। यस सर। और तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। दूसरे नंबर पर एसिड में COOH का नंबर आता ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। फिर फिनॉल और एल्कोहल में फिनॉल एसिडिक होता है। सर इनमें
C6H5 और फिनॉल, C2H4। हाँ फिनॉल और इथाइल अल्कोहल में फिनॉल रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और एल्कोहलों में या एथेनॉल में रेजोनेंस होता ही नहीं, इस वजह से ऐसा है। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर समझ में आया। यस सर, SO3 ज्यादा, हाँ SO3H ज्यादा क्यों था बेटा? क्योंकि सर वो H2SO4 से बना है और H2SO4 किंग ऑफ द एसिड है। और सेकंड वाला का COOH, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई एसिड है तो COOH ही तो होते हैं, इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं भाई। Yes, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है ना एसिड है। अब फिनॉल और अल्कोहल की बात आती है, या हम ये कहते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो अपन कहेंगे फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, एरोमेटिक ज्यादा एसिड, क्योंकि उनमें एरोमेटिक ज्यादा रेजोनेंस। है। और कल इसी चीज को और बताएंगे, कई करेक्टर आपको बताएंगे, कई नए नए चीजें आपको बताएंगे, जिससे क्या है आपको ये समझ में आ जाएगी कि एसिडिक का ऑर्डर आपको ये ही मेमोराइज करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।